द मेजर कंपोनेंट इज ऑकरेंस ऑफ सनलाइट। हो सकता है किसी जगह में लगातार सनलाइट पड़ रही है बट वहाँ पर उतनी हीटिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बारिश अधिक हो रही है, इसके बाद रेनफॉल उससे कम होगा, उस रीजन पे मिलेगी। वो हॉट रीजन है जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी अधिक है। इसके साथ साथ अगर वहाँ पर ह्यूमिडिटी देखोगे तो 70-75% वो रीजन, ठीक है। वहाँ की जो ट्री टाइप्स हैं कुछ ऐसे भी हैं अमेजोन की जिसको काट नहीं सकते। काटने के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है कि आप जाके आप ट्री को काट रहे होगे तो एक पहली बात तो हार्डवुड है। अब काटने के बाद तो जब ट्री गिरेगा तो दूसरे ट्री पे गिरेगा, उसको निकाल पाना वहाँ से बहुत ज़्यादा कठिन काम है कि उस ट्री को काट के आप बाहर कैसे निकालोगे। पहली बात तो अंदर कैसे जाओगे। ये क्या होते हैं, ये वो ट्रीज होते हैं जो अपने पत्तों को गिराते हैं और कंप्लीटली गिरा देते हैं कब, किसी एक सीजन पे, ठीक है। जिराफ थोड़ा सा लंबा यहाँ तक खा रहा है बस, ठीक है। एक जिराफ को अगर आप किसमें भेज दोगे, एवरग्रीन में, बेचारा भूखा मर जाएगा, उतना लंबा बोले कि बहुत ऊपर है और नीचे पानी में फंसा दियो तो यहाँ जाता है, पेड़ के ऊपर से खाता है। वो होता है चारण कवि, किसका, राजाओं का, और एक होते हैं टीचर। दोनों का एक ही काम होता है, बढ़ा चढ़ा के बताना। चलो आप पढ़ते हैं वेजिटेशन। किसी को और कोई डाउट नहीं है। वेजिटेशन, बट हाँ ये एक्सक्यूज नहीं होगा मेरे तरफ से भी कि इसके कारण आप लोग, अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि क्लास की टाइमिंग चेंज हो गई कि सर तो बोले हैं तो 15 मिनट शायद लेट ही आएंगे तो मैं लेट जाऊँ, नहीं, आपकी वही है टाइम। 6:45 इज़ द टाइम फॉर यू पीपल। आपको आ ही जाना है क्लास में, और मैं आ गया तो ठीक है 5 मिनट में, लेकिन आपको आके यहाँ पर क्या करना है, चीज़ों को रिवाइज करना है। बस इतना ही लिखे थे ना, लिखोगे। इन इंडिया द फॉलोइंग vegetation or the forest, forest types are present which are classified on basis of vegetative diversity, comma, administration of forest, temperature and rainfall. Full stop. The most accepted forest classification of India, is given by Champion and Seth. Champion and Seth on basis of climate, which are number 1 evergreen forest, ब्रैकेट लिखना, रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन या रेन फॉरेस्ट। नंबर 2 डेसिडियस, DECIDIOUS, डेसिडियस मॉनसून टाइप फॉरेस्ट। नेक्स्ट वन इज montane forest, MONTANE, montane forest। 4th mangroves, इसके बाद लिखो ग्रासलैंड, नेक्स्ट थॉर्न फॉरेस्ट, THORN, थॉर्न फॉरेस्ट,
नेक्स्ट वन, सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट फॉरेस्ट, सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट फॉरेस्ट, सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट फॉरेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से उसने क्लासीफाई किया। चैंपियन से एंड सेट क्लासिफिकेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उतना हमें नहीं जानना है तो उतना डीप नहीं लेकर जाऊंगा। ठीक है, हम लोगों को जो जानना है उस पर हम लोग रहेंगे। तो मेनली फॉरेस्ट को क्लासीफाई किया गया, वेजिटेशन को तो वहाँ पर देखा ही गया, बट वेजिटेशन से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे फॉरेस्ट के, फॉरेस्ट रीजनरेशन के जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन्होंने क्लासीफाई किए वो था क्लाइमेट और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड रेन। टेम्परेचर को भी टेम्परेचर कंपोनेंट ज़्यादा अच्छी बात बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ सनलाइट, कि कितना सनलाइट वहाँ पे पड़ रहा है तो उसके हिसाब से कितनी वहाँ पर रिलेटिव टेम्परेचर है। सी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैज़ लेसर टेम्परेचर देन द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में टेम्परेचर अधिक होता है देन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बट स्टिल रेन फॉरेस्ट हैज़ मोर प्रोडक्टिविटी। तो सनलाइट एक कंपोनेंट, मतलब हीटिंग एक कंपोनेंट नहीं है, द मेजर कंपोनेंट इज ऑकरेंस ऑफ सनलाइट। हो सकता है किसी जगह में लगातार सनलाइट पड़ रही है बट वहाँ पर उतनी हीटिंग नहीं है, ऐसा क्यों हो सकता है? बिकॉज जब सनलाइट पड़ेगी तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा और क्लाउड्स होंगे। तो अर्थ का सबसे हीटेड पार्ट इक्वेटर नहीं होता है, भले कि हम देखते हैं कि इक्वेटर में सबसे अधिक क्या होता है, सनलाइट होता है, पर सबसे ज़्यादा हीटेड पार्ट क्या नहीं होता है, इक्वेटर नहीं होता, इट इज़ ट्रॉपिक। ट्रॉपिक ज़्यादा हीटेड होता है, क्यों? क्योंकि इक्वेटर के ऊपर लगातार क्या होते हैं, क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, और इक्वेटर एक्सपीरियंसेस रेनफॉल, मतलब एक रेनफॉल उसमें 2 से 3 बार हो जाएगा दिन में, बट अगर वहीं पर हम ट्रॉपिक्स में जाएंगे तो ट्रॉपिक्स में लगातार रेनफॉल नहीं होते। समझ आ रहा है? तो हीटिंग कंपोनेंट से ज़्यादा बेटर बात क्या बोलते हैं कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि सनलाइट आवर्स कितना है वहाँ पे, और सनशाइन आवर अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली उस जगह में फोटोसिंथेसिस क्या होगा, अधिक होगा, और फोटोसिंथेसिस अधिक होगा तो ग्रोथ क्या होगा, प्लांट का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर को उनका जो कहना है वो इट इज़ इन टर्म्स ऑफ सनलाइट, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। एंड देन द सेकंड कंपोनेंट इज रेन। ठीक है, तो इन दोनों कंपोनेंट के हिसाब से हम लोग देखेंगे। बाकी फॉरेस्ट का जो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर है वी ऑलरेडी डिस्कस। तो नाउ द मेजर इंडियन फॉरेस्ट टाइप, उसको समझते हैं पहले, जिस तरीके से बता रहा हूँ अच्छे से समझना। तो उसके 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन्होंने रखे, वन इज योर क्लाइमेटिक एस्पेक्ट कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, एक एस्पेक्ट क्या है, टेम्परेचर, द अदर एस्पेक्ट इज रेन, एंड देन वी हैव फॉरेस्ट टाइप। फॉरेस्ट टाइप, ठीक है, तो एक तरफ हमारा फॉरेस्ट टाइप, टेम्परेचर एंड रेन। सो ही क्लासीफाई द फॉरेस्ट एज, मैं आपको ये जो क्लासिफिकेशन है इसके साथ साथ और भी क्लासिफिकेशन बताते हुए चल रहा हूँ इस टेबल पे। तो फर्स्ट वन इज एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेन फॉरेस्ट। हमारे यहाँ पर जो है ये, ठीक है ना, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। देन वी हैव सेकंड क्लासिफिकेशन कॉल्ड सेमी एवरग्रीन। सेमी एवरग्रीन। देन द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज डेसिडियस, डेसिडियस फॉरेस्ट। Then we have thorn forest, thorn. Thorn forest. इसके बाद होगा ग्रासलैंड, we have ग्रासलैंड। ठीक है, ग्रासलैंड के बाद एक और आएगा डेजर्ट। डेजर्ट को अलग से कर लेंगे यहाँ पे। क्या आएगा, डेजर्ट। लेट मी सी, इसमें हाँ दिख रहा है, ठीक है। सो दिस आर द वेरियस फॉरेस्ट टाइप। हाँ नहीं, क्लाइमेट पे डायरेक्टली नहीं होता माउंटेन, जो लिखा उसको लिखो ना। द माउंटेन मैंग्रोव दे आर स्पेशल एडेप्टेटिव वेजिटेशन, उनका एक अलग एडेप्टेशन है।
दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द टेम्परेचर और द रेनफॉल, उसमें एल्टीट्यूड वेरिएशन है, बिकॉज ऑफ द हाइट देयर इज अ डिफरेंट वेरिएशन इन माउंटेन फॉरेस्ट। मैंग्रोव स्पेशल टाइप ऑफ एडेप्टेशन ऑफ सॉल्ट वाटर, तो वो अलग क्लासिफिकेशन है। अभी जो डायरेक्टली टेम्परेचर और रेनफॉल से इंपैक्ट हो रहा है, दिस आर द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप विच आर डायरेक्टली इंपैक्टेड बाय द टेम्परेचर और रेनफॉल। ठीक है, सो वी हैव द क्लासेस ऑफ फॉरेस्ट जो इंडिया पे है, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, डेसिडियस, थॉर्न, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। ओके, वी टॉक अबाउट द क्लाइमेटिक कंपोनेंट। तो इन दोनों जगह पर अगर हम लोग क्लाइमेटिक कंपोनेंट को देखें, सो व्हाट ऑल क्लाइमेटिक कंपोनेंट वी हैव, द एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट के रीजन पे वी विल रिसीव ग्रेटर देन 200 और 250 सेंटीमीटर्स ऑफ रेन, सो ग्रेटर देन 250 सेंटीमीटर्स ऑफ रेन। ठीक है, तो 250 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पर रेनफॉल हो रहा होगा, ग्रेटर देन 250 सेंटीमीटर ऑफ रेन। The semi evergreen will receive rain in the range of 200 to 250 centimeter. 200 to 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बारिश अधिक हो रही है, इसके बाद रेनफॉल उससे कम होगा, उस रीजन पे मिलेगी। देन डेसिडियस फॉरेस्ट, इवन सेमी एवरग्रीन का 150 भी यहाँ पर असल लिख लो ब्रैकेट में, 150 सेंटीमीटर भी सुटेबल टेम्परेचर होगा, सॉरी रेनफॉल होगा। नाउ द फॉर डेसिडियस फॉरेस्ट इट इज डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप्स। डेसिडियस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ डेसिडियस। फर्स्ट वन इज मॉइस्ट डेसिडियस। मॉइस्ट मतलब जिसमें पानी अधिक है, मॉइस्चर ज़्यादा है, मॉइस्ट डिनोट्स मॉइस्चर, तो वन इज मॉइस्ट डेसिडियस वेयर वी हैव द हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, जहाँ पर मॉइस्चर अधिक है। एंड द सेकेंड वन इज ड्राई डेसिडियस, जहाँ पर मॉइस्चर या रेन का कंपोनेंट कम है। ठीक है, सो मॉइस्ट डेसिडियस अगर हम लोग बात करें, सो मॉइस्ट डेसिडियस में रेन कितना है, इन द रेंज बिटवीन 200 to 100 सेंटीमीटर, 200 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। एंड इन द ड्राई डेसिडियस the rainfall is from 50 to 100 centimeter, 50 to 100 centimeter is the dry deciduous region. Then thorn forest, a special adaptation of hot climatic region, rainfall इतना ही होगा पर टेम्परेचर वहाँ पर और ज़्यादा है। ठीक है, so somewhere around 35 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेन, बट टेम्परेचर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगा। Then we have grassland. Grassland region will receive rainfall in the range of 35 to 50 centimeter. And then desert, less than 10 centimeter of rain. ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर से भी कम वहाँ पर बारिश हो रही होगी, जो एकदम एक्सट्रीम्स डेजर्ट है। बट कहीं कहीं पर डेजर्ट में 25 सेंटीमीटर तक भी रेन होते हैं। मेन क्लासिफिकेशन एवरग्रीन डेसिडियस ही है, बाकी तो ठीक है। सो रेनफॉल का अमाउंट सक्सेसिवली क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। अब रेनफॉल अगर डिक्लाइन हो रहा है और सेम अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो अगर केरला से लेकर ऊपर तक भी जाएंगे तो टेम्परेचर वेरिएशन उतना ज़्यादा नहीं है। सो टेम्परेचर लगभग इस सब में कॉमन एक जैसा ही रहता है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ रेनफॉल टेम्परेचर वहाँ पर क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा। सो इफ यू टॉक अबाउट द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, तो इट विल हैव द एवरेज टेम्परेचर अराउंड 33 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। इस फॉरेस्ट में आसपास टेम्परेचर क्या होगा, 33 से 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेमी एवरग्रीन इसको ही बाद में बताते हैं। ठीक है ना, मॉइस्ट डेसिडियस इट विल हैव द टेम्परेचर रेंज अराउंड 35 डिग्री टू 37 डिग्री सेल्सियस। ड्राई डेसिडियस इट विल हैव टेम्परेचर बिटवीन 37 टू 39 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ टेम्परेचर, ये एवरेज टेम्परेचर होगा इस रीजन का। इन द रीजन ऑफ थॉर्न फॉरेस्ट वी हैव टेम्परेचर अराउंड 38 टू 40 डिग्री सेल्सियस, कॉमन वही रहेगा टेम्परेचर। Grassland region again will have the same temperature 38 to 40 degree Celsius, but in the desert region the temperature will be greater than 40 degree Celsius on an average. तो एक एवरेज टेम्परेचर जो उसका होगा वो उससे अधिक होगा। सो वी हैव एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, डेसिडियस, टू टाइप्स, मॉइस्ट एंड ड्राई, थॉर्न फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। ठीक है,
तो इस तरीके से जो टेम्परेचर और रेनफॉल का इम्पैक्ट है इसके हिसाब से ही फॉरेस्ट अपने आप को डिसाइड करता है। वह एवरग्रीन जो सेमी एवरग्रीन है वो पैच होता है, उसको डैश कर दो, वो पैच कैसा होता है भी समझ आएगा, ठीक है। सो वी हैव दिस मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट: एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, डेसिडियस, थॉर्न, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। और उसमें क्या ये रिलेटिव टेम्परेचर एंड रेनफॉल कि उस रीजन पे कितना टेम्परेचर और कितना रेनफॉल फ्लक्चुएट होगा। सी एवरग्रीन जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर सेमी एवरग्रीन, ये कोई स्पेशल फॉरेस्ट टाइप नहीं होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट डिनोट्स अ रेंज और द एरिया वेयर वी हैव ऑकरेंस और द प्रेजेंस ऑफ बोथ एवरग्रीन एंड डेसिडियस। कोई अलग से सेमी एवरग्रीन क्लासिफिकेशन नहीं है। सेमी एवरग्रीन क्या है? इट इज एन एरिया, ये कोई एक ऐसा एरिया ऑफ फॉरेस्ट है which has both evergreen and plus deciduous vegetation। अब मैं ये पूछूं आपसे कि डेसिडियस में कौन सा डेसिडियस इसके पास ज़्यादा होगा? मॉइस्ट, सिंपल सी बात है। तो सेमी एवरग्रीन कोई एक एरिया नहीं होता, मतलब कोई एक ऐसा कोई स्पेशल फॉरेस्ट टाइप नहीं है, वो केवल एक एरिया है जहाँ पर एवरग्रीन और साथ में डेसिडियस दोनों स्पीसीज एक साथ मिलते हैं, ठीक है। एकदम से अचानक से फॉरेस्ट नहीं बदल जाएगा ना, वो पैचेस में बदलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल? नो, एक एक इंडिविजुअल फॉरेस्ट टाइप को हम लोग देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, रेन एंड अदर पोर्शन, ठीक है। सो अब आते हैं फॉरेस्ट टाइप को डिफाइन करने। द फर्स्ट फॉरेस्ट टाइप दैट इज एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। एवरग्रीन और द रेन फॉरेस्ट। इसको देखते हैं अच्छे से, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और रेन फॉरेस्ट, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। सी अब फॉरेस्ट में अगर कभी भी क्वेश्चन आता है, सी पीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा फॉरेस्ट में इन मेंस, दे आस्क द क्वेश्चन गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट। तो आप बताओगे क्लाइमेट ही फॉरेस्ट को डिसाइड कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आया था। फिर दे में आस्क यू द क्वेश्चन अगेन, राइट अबाउट एवरग्रीन फॉरेस्ट, राइट अबाउट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो हमें पहली बात तो फॉरेस्ट में किस किस चीज़ों को पढ़ना है एक एक फॉरेस्ट टाइप पे, ठीक है। सो उसके बारे में थोड़ा सा एक हेड बनाते हैं, ठीक है। आप समझो पहले, उसके बाद पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब भी कोई भी वेजिटेशन आएगा या कोई भी फॉरेस्ट आएगा, कभी किसी नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन आए, तो क्या क्या चीज़ों को हमको मेन वहाँ पर देखना है और किस चीज़ों को पढ़ना है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट जब दिखेगा वो क्या होगा फॉर एनी फॉरेस्ट, दैट इज क्लाइमेट, कि उस रीजन पे क्लाइमेट कैसा है, दैट इज what amount of rainfall or the temperature the area has. So first of all climate of the region, ठीक है। क्लाइमेट के बाद हम लोग जाकर वहाँ पर बात कर रहे होंगे वहाँ पे जो पाए जाने वाले वेजिटेशन है। तो वेजिटेशन टाइप which include two things, the flora and fauna। यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? फ्लोरा और फौना, कि वहाँ पर कौन से स्पीसीज है प्लांट के और किस तरीके के एनिमल्स मिलते हैं, फ्लोरा एंड फौना। नाउ द थर्ड पोर्शन दैट वी में राइट, वैसे तो अभी यहाँ हम लोग यहीं तक करेंगे, आगे चलकर और भी चीज़ों को सीखेंगे, वेयर यू कैन टॉक अबाउट द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इन द फॉरेस्ट रीजन, कि वहाँ पर कुछ क्या आ रहे होंगे, नेशनल पार्क होंगे, चीज़ें होंगी। तो ऐसा कुछ बेसिक सा चीज़ों को हमको वहाँ पर पढ़ना होता है, बट मेन स्पेसिफिक हम लोगों को कहाँ पर रहना है, यहाँ पे रहना है। दिस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एंड अदर थिंग वो कहाँ पर पूछता है, अप्लाइड बिहेवियर साइंस पे, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, तो पूरा पोर्शन ही अलग है, हमारा एक और सब्जेक्ट है। तो ज्योग्राफी में विल स्टिक आवर सेल्फ टू द दिस टू पोर्शन, बट हाँ जो हम बेसिक बात करेंगे तो उसको आप लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जब आंसर राइटिंग कर रहे होगे ना, तब वो रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि अप्लाइड बिहेवियर साइंस, वहाँ पर जाकर आप कंजर्वेशन एफर्ट के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। सो कुछ हम लोग देखेंगे। सो मेनली इस चीज़ों को जब आप आंसर्स लिख रहे होंगे तो ध्यान रखना कि इन पॉइंट्स को डालना है, ठीक है।
Now come to the forest type, the Indian forest type, specifically the evergreen forest. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन. सो द रीजन, ये जो क्या होगा एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन है, इट हैज़ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, hot and humid climate with the temperature in the region around 33 degree Celsius to 35 degree Celsius and humidity of around, humidity कितना होगा यहाँ पर, humidity of around और बोल सकते greater than 75%, 75% in air and the region will have, लगभग कितना ह्यूमिड होगा 75% ऑफ एयर में ह्यूमिडिटी होगी एंड द रीजन विल हैव रेनफॉल इन द रेंज ऑफ एज अ रेनफॉल ग्रेटर देन 250 सेंटीमीटर. ठीक है, तो पहली बात क्लाइमेटिक कंडीशन में फर्स्ट थिंग क्या है कि वो हॉट रीजन है जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी अधिक है, इसके साथ साथ अगर वहाँ पर ह्यूमिडिटी देखोगे तो 70-75% वो रीजन ह्यूमिड भी है. बिकॉज ऑफ दिस, क्यों है इतनी ह्यूमिडिटी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेनफॉल. बट रेनफॉल इज नॉट ओनली द कंडीशन ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए, उतना एक्सट्रीम वेजिटेटिव कवर है तो प्लांट्स में भी क्या होगा, वाटर स्टोर होगा और प्लांट में जो वाटर स्टोर है वो भी उस जगह की ह्यूमिडिटी को बढ़ाएगी. बिकॉज लगातार सनलाइट होने से दो तरीके से लॉस होगा. एयर दो तरीके से क्या मिलेगा, एयर को मिलनी क्या है, एयर में ह्यूमिडिटी कहाँ से आ रही है, एयर में ह्यूमिडिटी आ रही है जब उस पर क्या आ रहे हैं, वाटर आ रहे हैं, है ना. एयर पे वाटर है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. कितना है एयर में, क्या है, पानी है, उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर. और मॉइस्चर दो प्रकार से यहाँ पर मिल सक रहे हैं. फर्स्ट तो इवेपोरेशन, इवेपोरेशन रेनफॉल होने से हवा में पानी नहीं आ जाती, हवा में पानी रेनफॉल से नहीं है, आपको पता है. रेनफॉल तो सीधा क्या गिर रहा है नीचे, हवा में पानी कहाँ से आ रही है, जब वो उसको सनलाइट पड़ने के बाद वो इवेपोरेट हो रहा है. तो इट इज बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन दैट द एयर हैज वाटर, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द रेनफॉल द एयर हैज वाटर. इवेपोरेशन से आ रहा है ना पानी, तो इवेपोरेशन से तो है. इसके साथ साथ सेकेंड फॉर्म आएगा जिसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन, अब ट्रांसपीरेशन क्या है, ये जो ट्रांसपीरेशन होता है ये आता है बिकॉज ऑफ प्लांट. जो प्लांट में वाटर होल्ड है या ट्रीज में जो पानी है, जब वो क्या करता है, इवोपरेट होने स्टार्ट होते हैं उसके लीफ से, तो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन लॉस. सो टू कंपोनेंट, इवेपो ट्रांसपीरेशन. तो फॉरेस्ट में जो वाटर का कारण है बोथ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन, दैट इज कॉल्ड एज इवेपो ट्रांसपीरेशन. evapotranspiration and it is high in the region of evergreen forest. So the evapotranspiration is high in the region of evergreen forest. Evaporation and transpiration that combined together and called as evapotranspiration. ठीक है, तो यहाँ पर evapotranspiration जो है अधिक होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के रीजन में. क्लियर है. नाउ अब एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को अच्छे से समझते हैं, देखते हैं. लेट इट बी अ लैंड एरिया. ठीक है, ये कोई एक जमीन का हिस्सा है. ठीक है, ये कोई लैंड पोर्शन है, ये लैंड मान लेते हैं. और ये क्या है, एक ऐसा लैंड है जहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है. ठीक है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट पे जो लैंड एरिया होगा वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा. ठीक है, द एरिया विल हैव द ट्रीज ऑफ हायर हाइट्स, with their buttress roots.
है ना, कुछ इस तरीके से वहाँ पर क्या होंगे, कंटिन्यूस ट्रीज होंगे, बहुत डेंस फॉरेस्ट होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लगातार वहाँ पर ट्रीज होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट यहाँ पर चीज़ें दिख रही है कि जो फॉरेस्ट है, ठीक है ना, हम लोग क्या देख रहे हैं, फीचर्स देख रहे हैं, फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो वहाँ पर फर्स्ट थिंग क्या दिख रहा है कि जो फॉरेस्ट है वो क्या है, फॉरेस्ट इज डेंसली फॉरेस्ट, और बोलते हैं डेंस फॉरेस्ट होगा। फॉरेस्ट की जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेजिटेटिव ग्रोथ होगा। इट हैज़ द हाई डेंस फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेटर या हायर वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ क्यों ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सनलाइट का ऑकरेंस ज़्यादा है, तो वेजिटेटिव ग्रोथ क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि फॉरेस्ट की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जनरेशन है, और वेजिटेटिव ग्रोथ काफ़ी अच्छा है बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्लियर है, इतना तो क्लियर है ना। नंबर 2, जो यहाँ पर वेजिटेशन है, जो भी यहाँ पर क्या है, ट्री है या जो वेजिटेशन है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर जो ट्री है वो कुछ ऐसा दिखेगा, बहुत सारे ट्रीज होंगे, बट जो मेजर ट्री होगा वो कैसा दिखेगा, थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्री स्पीसीज है, वेजिटेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्लोरा, इस फॉरेस्ट में पाए जाने वाला जो फ्लोरा है उसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो इस रीजन पे जो फ्लोरा टाइप होगा स्पेसिफिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्री यहाँ पर मिल रही होंगे, ट्री उसको देख लेते हैं। ट्री क्या होंगे, ऑफ अ हायर हाइट्स, तो उनके हाइट्स क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो ट्री के पहली बात क्या होगा, हाइट्स जो होंगे ज़्यादा होंगे। ट्री हैज़ द हाइट ग्रेटर देन 65 to 75 सेंटीमीटर, इससे भी बड़े बड़े ट्रीज होंगे, काफ़ी हाइटेड ट्रीज होंगे, ठीक है। अगर ट्री उतने ऊंचे हैं, दैट मीन्स उसका ट्रंक का जो विड्थ है वो क्या हो रहा है, नीचे बहुत ज़्यादा होगा, और वो धीरे धीरे, क्योंकि अगर ट्रंक नीचे का ज़्यादा बड़ा ना हो, ये चीज़ें अगर नीचे बड़ी ना हो, तो ऊपर इतने बड़े ट्री को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और इसके कारण क्या होता है, जो उसके रूट्स होते हैं वो कुछ इन कॉलम से इस तरह से निकलने लगते हैं, तो ऐसे इसके बड़े बड़े रूट्स होंगे। Such root system are called as buttress root. So tree will have buttress root system, ज़्यादा करके ये होगा, tree will have the buttress root system, ठीक है। तो ट्री क्या है, हायर हाइट्स है, उनका रूट क्या है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद अगर हम इस ट्री के बारे में बात करें, दिस पर्टिकुलर ट्री, तो इस ट्री में एक और चीज़ क्या दिखेगा, इसके वुड के बारे में बात करते हैं, वुड, ठीक है। जो इस ट्री में पाई जाने वाली क्या है, लकड़ी है, ठीक है। तो ये जो वुड होगा, अब बताओ कि आप, मैं बोल रहा हूँ कि 75, 85, इवन 100 मीटर्स की ट्री हैं, अब उसमें अगर इनमें पतला लकड़ी लगा दिया, इफ दिस बिकम अ ट्री, अगर ये ट्री बन जाए इतना बड़ा और इतना ही पतला रहे, तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये ट्री नहीं बन सकता। ट्री अगर उसको उतना बड़ा ट्री बनना है तो उसको कुछ ऐसा बनना पड़ेगा, मतलब उसको एक रिजिड होना पड़ेगा, उसको एक हार्डवुड होना पड़ेगा, क्योंकि उतना बड़ा ट्री है तो उसको सपोर्ट क्या कर सकता है, केवल और केवल वुड इज हार्डवुड। तो पहली बात क्या होती है इसमें, हार्डवुड। और इतने बड़े ट्रंक पे वो लगातार क्या कर रहा है, वाटर को स्टोर कर रहा है, तो वाटर स्टोरेज उसमें अच्छा हो रहा है, ठीक है। द ट्री विल हैव, दिस इज अ हार्डवुड ट्री, हाइट इज 65 to 75 सेंटीमीटर, इवन उससे भी अधिक होते हैं, एंड इट इज द बटरेस रूट। हाँ जी, अरे यार सेंटीमीटर, मीटर होगा, ठीक है, उसको सुधार लो, पूछना क्या, उसको लिख लो, ये मीटर होगा ना, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो गया, ठीक है। मीटर 65 to 75, उससे अधिक होगा ना, उतना नहीं, उससे अधिक होगा। तो और कैसा होगा, वहाँ पर वुड टाइप, हार्डवुड ट्री होगा, ठीक है। अब इस ट्री के ऊपर आपको कुछ स्पेसिफिक थिंग्स देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे कहीं अचानक से छोटा छोटा इस तरीके से छोटे छोटे प्लांट की ग्रोथ इसी ट्री पे ही होने चालू हो गए होंगे, होता है, समझ आ रहा है। दिस आर कॉल्ड, द ट्रीज विल हैव एपिफाइट्स,
एपिफाइट्स। इन्हीं ट्रीज में कुछ इस तरीके से नार, समझते हो नार, अमरबेल वगैरह जैसा होता है, तो वो ऐसा होगा, या तो हो सकता है वो यहाँ पर ऐसे चढ़ गया हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज क्रीपर। So the tree will have the buttress root, presence of epiphytes, creepers, and the tree is hardwood tree. क्लियर है? तो यहाँ पर जो फ्लोरा टाइप होगा उसकी कुछ ये स्पेसिफिसिटी होगी। The tree is hardwood tree. They will have presence of epiphytes. They will have creepers, and the height of tree is greater than 65 to 75 centimeter, and it has a buttress root system. Now some of the examples of the tree, इस तरह के जो आपके क्या है फॉरेस्ट टाइप है वहाँ पर कौन कौन सी ट्रीज मिलती है। द मोस्ट फेमस ट्री ऑफ एवरग्रीन इज एबनी। एबनी, देन वी हैव mahogany. Mahogany, also called as a rosewood. Two famous trees, the ebony and mahogany. ठीक है, ये दोनों को मेन स्पेसिफिकली याद रखना, ठीक है। द अदर ट्री इज जायंट सिक्वेशिया। जायंट सिक्वेशिया, ठीक है, बट इन इंडिया मेजॉरिटी आर एबनी एंड महोगनी। तो जो ट्रू रूप से क्या है एवरग्रीन है, बाकी वहाँ पर हमारे जो एवरग्रीन है वो उतना ट्रू नहीं है, तो वहाँ पर बहुत सारे और भी चीज़ें मिलती हैं, जैक फ्रूट्स मिलता है, लेकिन वो आपका ट्री टाइप क्या नहीं है, एवरग्रीन नहीं है, तो उसको वहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एवरग्रीन वेजिटेशन अगर देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अगर हम इस फॉरेस्ट को देखें, कम टू दिस फॉरेस्ट, तो वहाँ पर केवल वो नहीं होगा, इसके साथ साथ क्या होंगे, कुछ इस रीजन पे बहुत सारे छोटे छोटे इधर कहीं पे इस पे क्रीपर्स का ग्रोथ होगा, रूट सिस्टम के ऊपर हो जाएंगे क्रीपर्स ग्रो। मतलब इस फॉरेस्ट में सिर्फ आपको वेजिटेशन ही दिख रहा होगा और कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से वहाँ पर लगातार क्या हो रहा होगा, क्रीपर्स होंगे, ठीक है। पूरे के पूरे फॉरेस्ट के नीचे वाले रीजन पे क्रीपर्स दिखेंगे, और ऊपर के रीजन में क्या दिख रहे होंगे, सॉरी क्रीपर्स बोल रहा है, एपिफाइट्स दिखेंगे, और ऊपर के रीजन पे इस तरफ पूरा क्या होगा, क्रीपर्स होगा। कुछ इस तरीके से अलग अलग जगह पे क्रीपर्स ऐसा प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा ये हमारा जो फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो नज़र आ रहा हो इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा। इसके बाद सेकंड एस्पेक्ट को समझते हैं फौना से पहले। तो पहले क्या है, इसका फॉरेस्ट बहुत डेंस है, उसका वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छा है, और उस ग्रोथ होने के कारण हमारा जो ट्री टाइप है वो उससे डायरेक्टली वेरी कर रहा है। और ट्री टाइप कैसे वेरी कर रहा है, तो ट्री की हाइट यहाँ पर क्यों ज़्यादा है, वाई द ट्री हैज़ हायर हाइट्स, बिकॉज दे फाइट फॉर द सनलाइट। जो ट्रीज हैं वो सनलाइट के लिए रेस करते हैं, कंपीट करते हैं आपस में, और ट्री अपने हाइट क्यों अधिक है, हायर हाइट्स बिकॉज the tree compete for the sunlight। जो ट्री है वो सनलाइट के लिए आपस में compete कर रहे हैं, इसलिए उसका एक हाइट जो होता है वो हायर हाइट होता है। क्लियर है? अभी क्लियर है यहाँ तक? महोगनी, GO, अच्छा महगोंग कर दिएगा, महगनी, रोजवुड लिखो ना यार सीधा, महोगनी। आप रोजवुड लिख के आना एग्जाम में, है ना। महोगनी इज जनरल नेम, रोजवुड इज मोर स्पेसिफिक। महगोंग नहीं है, महोगनी है, चाइना का ट्री हो गया तो, ठीक है। महगोंग, महोगनी होगा, एबनी, महोगनी एंड जायंट सिक्वेशिया। ये तो इंडिया में कम ही मिलता है, ये दोनों ही मिलते हैं। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्री होती है, ये हाइट के हिसाब से, इससे ज़्यादा हाइटेड ट्री नहीं है वर्ल्ड में।
ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब नाउ फॉरेस्ट की एक और स्पेसिफिसिटी है, उसको भी समझते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ रेन। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाई रेन हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है और लगातार रेन हो रहा है। तो अगर रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल, ये जो लैंड एरिया है, जो लैंड रीजन है, लैंड एरिया, इट हैज़ वाटर लॉक्ड कंडीशन। वहाँ पर क्या होगा, पानी जमा होने लगता है, पानी बह के नहीं निकल पाता। पूरा पेड़ है और पेड़ के बीचों बीच में क्या होगा, पानी जो होगा, द लैंड एरिया विल हैव वाटर लॉक्ड कंडीशन, वाटर लॉगिंग होगा यहाँ पर। यहाँ पे क्या होगा, लैंड पे वाटर लॉगिंग होगा, पानी यहाँ पर पूरा जमा होगा नीचे के रीजन पे। टिपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट विल हैव कुछ इस तरीके से क्या होगा, नीचे के रीजन में पानी का जमा होगा। ठीक है, लगातार यहाँ पर वाटर जो हो रहा होगा वो जमा हो रहा होगा। ठीक है, तो द एरिया विल हैव द वाटर लॉगिंग। ठीक है, अब पानी नीचे जमा है, पानी वहाँ से निकल नहीं रहा है। अब इस फॉरेस्ट के अंदर आप एंटर करोगे तो जैसे ही एंटर करोगे तो क्या दिखेगा, जो सॉइल है, सॉइल तो है लेकिन सॉइल क्या है, बहुत ज़्यादा मार्शी है। मार्शी मतलब दलदल होगा। तो द रीजन एज द वाटर लॉगिंग कंडीशन एंड दे आर रिलेटिवली मार्शी। मार्शी यहाँ पर क्या होगा, पूरा एक दलदल रीजन होगा, पूरा दलदल होगा वहाँ पे। अभी क्लियर है, पानी खूब गिर रहा है, पानी वहाँ जमा हो गया, जिसके कारण वहाँ नीचे के रीजन पे क्या हो रहा है, लगातार मार्शी कंडीशन बना हुआ है। ठीक है, अब मार्शी कंडीशन, ट्री लगातार है, ट्री क्या कर रहे हैं, अपने को रीजनरेट करते ही हुए चल रहे हैं। सो अब नीचे का रीजन क्या हो रहा है, नाउ द लैंड टाइप, जो अगर लैंड है वो क्या है, वो मार्शी है। पहले तो ये समझते हैं, बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग। ठीक है, फर्स्ट थिंग, लैंड जो है मार्शी, वाटर लॉगिंग कर। जो सॉइल है ये क्या है, बहुत ज़्यादा वेट है, वेट सॉइल। एज द रीजन हैज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट, और एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या करता है, मेंटेन इट्स ग्रीन कवर थ्रू आउट द ईयर। दे शेड देयर लीव्स, बट उसका क्या होता है, ग्रीन कवर लगातार बना हुआ होता है। और एवरग्रीन जो ट्रीज होते हैं वो लगातार अपने ट्रीज के लीव्स को शेड कर रहे होते हैं। तो जो सॉइल होता है इसमें एक्सेसिव ह्यूमस कंटेंट होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, ह्यूमस होगा, एक्सेसिव ह्यूमस। ह्यूमस कहाँ से आएगा, जो क्या है आपका ट्रीज है। सबसे ज़्यादा ह्यूमस यहाँ पर कौन देगा, ट्री और ट्री के लीव्स। जो ट्री लीव्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होंगे, तो ह्यूमस एक्सेसिव होगा बाय बिकॉज ऑफ ट्री लीव्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स एंड फौना, कुछ छोटे मोटे फौना जो दिखेंगे उसको भी यहाँ पर, वो भी ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, लगातार वाटर लॉक्ड कंडीशन बना है। तो वहाँ पर ट्री लीव्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट, ये सब चीज़ों का ऑकरेंस काफ़ी ज़्यादा होगा। तो जो नीचे का ग्राउंड लेयर है, जो लैंड पार्ट है, सी दिस इज़ द लैंड पार्ट। यहाँ पर पूरा पानी जमा, समझना है बस आप लोगों को। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस लैंड पार्ट विल हैव लार्ज नंबर ऑफ, सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या होगा, दिस रीजन पे लार्ज नंबर ऑफ क्या क्या मिलेगा देखते हैं। तो नीचे का जो नीचे क्या है, पूरा पानी जमा है, और पानी जमा है तो वहाँ पर लगातार क्या है, मेंढक आवाज़ कर रहा है। आप एक जंगल में घुसे हो, पूरा पानी, तो सबसे पहले वहाँ पर क्या आवाज़ कर रहा है, घुसते ही मेंढक आवाज़ कर रहा है, फ्रॉग। ठीक है ना, तो लार्ज क्योंकि यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या दिख रहा होगा आपको, फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग के साथ साथ उसको खाने के लिए उसके पीछे जाएगा स्नेक। उस स्नेक में एक सबसे बड़ा स्नेक उसके पीछे घूम रहा होगा, एनाकोंडा। अमेज़न फॉरेस्ट में क्या मिलता है, वहाँ का सबसे डोमिनेट स्पीसीज क्या है, एनाकोंडा। शेर नहीं है, भालू नहीं है, वहाँ एनाकोंडा है सबसे बड़ा। ठीक है, स्नेक, और स्नेक काफ़ी बड़े साइज के होंगे। इंडिया में मिलने यहाँ दिखेगा पाइथन, इंडिया में जो सबसे बड़ा मिलता है वो है पाइथन, और बहुत सारे एन नंबर ऑफ आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, स्नेक। हर दिन आप देखोगे वेस्टर्न घाट में बताते हैं कि आज एक नया स्पीसीज मिला, आज एक नया स्पीसीज मिला। ठीक है ना, आज एक नई चिड़िया खोजी गई, आज एक नया इंसेक्ट खोजा गया। लार्ज नंबर ऑफ फ्रॉग, स्नेक्स, इंसेक्ट्स। ठीक है, ये सारे एकदम होंगे। इसके जस्ट ऊपर क्या होंगे,
नहीं, इंसेक्ट्स जो फ्लाई कर सकते हैं, कि वो छोटे छोटे कीटों को वहाँ से खा रहे होंगे। सो जस्ट इसके ऊपर क्या होंगे, बटरफ्लाइज खासकर। सबसे अधिक बटरफ्लाई कहाँ दिखेगा आपको, इसी रीजन पे दिखेंगे, ठीक है। तो उसके नीचे क्या दिख रहा होगा, बटरफ्लाई। तो जानवर कहाँ गए, अब एनिमल तो नीचे नहीं आएगा, हाथी थोड़ी घुस जाएगा एवरग्रीन फॉरेस्ट में, दलदल में दब जाएगा वो हाथी, ठीक है। टाइगर वहाँ पर क्या करने जाएगा, इतना पानी हो तो दौड़ किसी एनिमल को पकड़ ही नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो एनिमल्स होंगे वो सारे के सारे एनिमल्स मेजॉरिटी क्या कोशिश करेंगे कि वो पेड़ के ऊपर चले जाएंगे। सो हियर वी विल हैव द ट्री टॉप एनिमल, ट्री टॉप fauna which are called as arboreal animal. So we will have arboreal animal like this one, ठीक है, वो चढ़ गया है, वो कोई सा भी जानवर हो। So we will have arboreal animals like monkey, and the most famous monkey of Indian evergreen forest type is lion-tailed macaque, lion-tailed macaque, lion-tailed macaque। इसके बाद आता है द सेकेंड टाइप ऑफ ब्रीड ऑफ मंकी, दैट इज rhesus monkey, rhesus monkey। Then the region will have high amount of birds। तो यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बर्ड्स मिलेगी। लेट इट बी एग्जाम्पल एज मालाबार फ्लाइंग स्क्वायरल, मालाबार फ्लाइंग स्क्वायरल जो सबसे फेमस स्पीसीज है हमारे एवरग्रीन की, ठीक है। तो लैंड जैसा है उसके हिसाब से वहाँ पर एनिमल और अदर ऑर्गेनिजम्स डिसाइड हो रहे हैं, समझ आ रहा है। तो नीचे का रीजन क्या है, बहुत ज़्यादा पानी है जिसके कारण नीचे क्या एनिमल्स मिल रहे हैं, फ्रॉग, स्नेक, इंसेक्ट, बटरफ्लाइज, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमस कंटेंट भी अच्छा है तो उनके लिए खाने पीने के लिए काफ़ी कुछ है। साथ ही साथ ट्री टॉप एनिमल मिलेंगे क्योंकि ट्री में ग्रोथ अच्छा है, चीज़ें अच्छी हैं। जो ऐसे एनिमल्स जो ट्री में जाकर उस फ्रूट को ले सकते हैं वो ऊपर होंगे, जैसे वो मंकी बैठा है ऊपर, बैठा तो है ना, देखो, ठीक है। तो उस तरीके से क्या होंगे, ट्री टॉप एनिमल होंगे जिसको बोलते हैं आर्बोरियल एनिमल। हो गया, लिख रहे हैं कुछ लोग, हो गया पीछे, कोई डाउट अभी तक? नो। सो दिस इज एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसका हम लोग मेन क्या देखे थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आते हैं वापस। सो एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, एक मंकी बैठा हुआ है। इस मंकी को यहाँ पर बना देते हैं, ये शेर पूछ वाला बंदर है। और नीचे क्या हो रहा है, बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं। ये देखो स्नेक भी बना देता हूँ मैं, ये स्नेक है, ठीक है, बदक जैसा दिख रहा है स्नेक। तो एक फॉरेस्ट कुछ ऐसा होगा, वहाँ पर आप अंदर एंटर भी नहीं कर पाओगे, अगर एंटर करोगे तो वो, अगर उस फॉरेस्ट में आप अंदर एंटर कर रहे होगे तो कुछ नहीं दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा डार्क होगा फॉरेस्ट, ठीक है। वहाँ की जो ट्री टाइप्स हैं कुछ ऐसे भी हैं अमेज़ॉन की जिसको काट नहीं सकते। काटने के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जाके आप ट्री को काट रहे होगे तो एक पहली बात तो हार्डवुड है। अब काटने के बाद तो जब ट्री गिरेगा तो दूसरे ट्री पे गिरेगा, उसको निकाल पाना वहाँ से बहुत ज़्यादा कठिन काम है कि उस ट्री को काट के आप बाहर कैसे निकालोगे। पहली बात तो अंदर कैसे जाओगे, और जब वहाँ गए तो उस ट्री को काट कर बाहर कैसे लाओगे। जैसे बहुत ईजिली इन फॉरेस्ट को काटा नहीं जा सकता। अब मॉडर्न इक्विपमेंट्स डिवाइस आ गए, आप तो काट रहे हैं, लेकिन पहले इस चीज़ को नहीं किया जा सकता था, ठीक है। इसलिए बहुत सारे ट्राइब्स भी रहते हैं उसके अंदर, और यहाँ पर जो ट्राइब्स भी रहते हैं अगर, तो वो किस पे रहते हैं, ट्री टॉप, ट्रीज पे रहते हैं, उसको बोलते हैं मचान बना के रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि क्या है, मसई, मसई एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है जो इस तरह जगह पे रहती है, जिनको बोलते हैं मसई वॉरियर्स, ठीक है। सो बहुत सारे यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग ट्राइब्स का भी रेसिडेंस होता है, ठीक है ना। सो वी हैव ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसका क्लाइमेटिक कंडीशन, द फ्लोरा एंड द फॉनल, ठीक है ना, जहाँ पर किस तरह के फौना है, किस तरह का फ्लोरा है और क्यों है, कौन से हैं मैंने वो नहीं बताया, मैंने ये बताया कि वो क्यों है,
ठीक है ना, कौन से नाम से दिखाने तो लिखा सकते थे, लेकिन क्यों है आपके पास वो कारण है। ठीक है, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरग्रीन, सो एवरग्रीन फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से समझते हैं। Now, if we talk about the evergreen forest and its distribution in India, तो ये कहाँ पर मिलते हैं? So we have the evergreen forest mainly in the following regions. So first is Western Ghat, in the state of Kerala, in region of Nilgiri, and Cardamom Hills. कार्डमम हिल्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा केरला, नीलगिरी एंड कार्डमम हिल ऑफ तमिलनाडु। देन इन अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, देखे थे ना रेनफॉल पे, रेनफॉल पढ़कर आ रहे हैं हम लोग भी, टेम्परेचर ही पढ़कर आ रहे हैं, तो रेनफॉल अधिक कहाँ था? अंडमान निकोबार पे। सो दिस अंडमान एंड निकोबार will have the evergreen forest, especially in the Mount Harriet, Mount Galathea, Mount Galathea, and entire Andaman and Nicobar region will have evergreen forest. ठीक है, और यहाँ पर स्पेसिफिकली कुछ प्लांटेशन टाइप भी इस लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, हमारे एवरग्रीन में डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली देखोगे तो वेस्टर्न घाट में जो एवरग्रीन है यहाँ पर कुछ प्लांटेशन भी प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, जैसे कि प्लांटेशन प्रैक्टिस ऑफ यहाँ पर हो रहा है रबर एंड कोकोनट प्लांटेशन, रबर एंड कोकोनट प्लांटेशन। ठीक है, अंडमान निकोबार पे यहाँ पर प्लांटेशन में मेनली क्या है? कोकोनट प्लांटेशन, और कोकोनट प्लांटेशन के साथ यहाँ पे हो रहा है पाम प्लांटेशन। तो इस रीजन के प्लांटेशन ये है, ये डायरेक्टली स्पीसीज नहीं है, बट इस रीजन पे जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर वो लोग स्पेशली इसको उगा रहे हैं। ठीक है, सो दे आर ग्रोइंग रबर एंड कोकोनट एंड दे आर ग्रोइंग कोकोनट एंड पाम। एंड देन द थर्ड रीजन ऑफ एवरग्रीन इज Meghalaya, in the region of Garo, Khasi and Jaintia hills. And in patches में कहाँ पर दिखेगा? और त्रिपुरा, मिजोरम। तो थोड़े थोड़े पैच में और कहाँ पर दिखेगा? त्रिपुरा और मिजोरम। एंड द डोमिनेटेड रीजन आर वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार एंड मेघालय। क्लियर है? सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया। हो गया? लिख लो फटाफट, लिखवाना पड़ेगा इसको? नहीं, मतलब पैराग्राफ राइटिंग करवाना पड़ेगा। हाँ, 2 पेज तो लिख ली होगी, मेरे को पता है। मैं सोच रहा था कि ऐसा पढ़ाऊँ कि नहीं, पूछ लो। आप लिख लियो अगर खुद से तो फिर
पक्का कि लिखवाना पड़ेगा? अब लिखवा भी दूँ। एवरग्रीन को आप लिख लिए, सेमी एवरग्रीन तो क्या है, दोनों के बीच का एक पीरियड है तो उसको ज़्यादा देखना है नहीं, ठीक है। जैसे चलो सेमी एवरग्रीन लिखवा देता हूँ छोटा सा। नहीं, वहाँ पे कोई प्लांटेशन नहीं है। वहाँ कहाँ प्लांटेशन, इतना बारिश हो रहा है, चेरापूंजी में कौन प्लांटेशन कर रहा है, ठीक है। बारिश वहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर तो प्लांटेशन का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। लिखो सेमी एवरग्रीन लिखवाता हूँ। चलो एवरग्रीन मैंने पढ़ाया है, सेमी एवरग्रीन लिखवाता हूँ, डेसिडियस को फिर पढ़ा दूंगा। क्यों लिख नहीं पाओगे खुद से? पढ़ा दीजिए, आप लिख लेंगे। आप आंसर राइटिंग कॉपी सबमिट करते हो, देखेंगे आपका आंसर राइटिंग कॉपी। इतना आसान होता लिख लेना तो लिख लेते ना। हाँ वाह, अब इसको तो लिखाना गया तो पूरी मैंने बता दिया है, बट स्टिल टेक अ नोट। लिखो लिखो, ऐसे नहीं छोड़ता यार, मैं पढ़ाता हूँ तो पूरा लिखवाता हूँ। लिखो एवरग्रीन लिखो। द एवरग्रीन फॉरेस्ट, द एवरग्रीन फॉरेस्ट are found in the region having rainfall, more than 200 to 250 centimeter in India. They are largely found in the region of Western Ghat, Andaman Nicobar group of island, Western Ghat, Andaman and Nicobar groups of island, क्या हो गया, कोई आया है क्या? बुलाना तो उनको, एक मिनट बुलाना। अच्छा हो गया, रहने दो, है कोई ऑफिस में है। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, कॉमा मेघालय एंड इन पैचेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा, and in patches in the northeastern states of Tripura, Mizoram, Assam, Arunachal Pradesh, etc. Assam, Arunachal Pradesh. Next paragraph लिखो। The vegetation in this forest type is very dense with the abundance of hardwood tree which has heights higher than 65 to 75 meter. The tree has hardwood and has presence of creepers and epiphytes. Some of the major tree founds include rosewood, ebony,
गर्जन, GARJAN, गर्जन भी एक पेड़ है, उसका भी नाम लिख लो, गर्जन। एक्सेट्रा, कॉमा ETC। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू हाई रेनफॉल the forest region has the waterlogged condition and marshes in the ground level, because of which the region has high amount of microorganisms, insects, hues of butterfly, HUES, hues of butterflies, reptiles, रेप्टाइल लिखो मत, स्नेक लिखो, रेप्टाइल थोड़ा सा यहाँ पर गलत वर्ड हो जाएगा, स्नेक, and the arboreal animals including lion tail macaw, rhesus monkey, RHESUS, birds, etc. The other species, that is the other faunal species of region include Malabar civet, CIVET, Malabar civet, state animal of Kerala, Malabar civet, CIVET, ब्रैकेट में लो, स्टेट एनिमल ऑफ केरला। ठीक है, सो दिस आर, जो इसके बारे में एक बेसिक नोट करा दिया आपको, बाकी तो आप लोगों ने लिखा ही है। ठीक है, तो क्लब करके पढ़ना, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ तो बहुत सारी चीज़ लिखा था। डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह से मैप बनाया, मैप के हिसाब से जाओगे, बट एक बेसिक नोट आपको करा दिया है। ओके, द नेक्स्ट वन इज योर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेमी एवरग्रीन, अब एग्जाम में सेमी एवरग्रीन तो कभी ना आने वाला, और आया भी तो फिर आपको अगेन जो लाइन लिखा रहा हूँ उसको लिखते हुए एवरग्रीन और डेसिडियस अभी जो पढ़ाऊंगा, दोनों में से जो मन करे वो लिख देना। मतलब ट्री टाइप में दो एवरग्रीन लिखना, दो क्या लिखना, डेसिडियस ट्री का नाम लिखना, तो इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो लिख लो बस सेमी एवरग्रीन, हेडिंग बनाओ। ओके, द सेमी एवरग्रीन forest denotes an area of forest which has occurrence of both the evergreen species and the deciduous species. Full stop. This forest type is an example of ecotone, between the two different ecosystem. Ecotone between the two different ecosystem. Ecotone, ECOTONE, ecotone between the two different ecosystem. Next point, the semi evergreen forest are largely found in the region of Western Ghat, Kerala,
ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला, वेस्टर्न घाट ब्रैकेट लिखो, ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला, सदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटक, नीलगिरी हिल्स, क्लोज द ब्रैकेट, कॉमा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इस रीजन में क्या मिलता है हमको, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। स्पीसीज टाइप फ्लोरा और फौना क्या होगा, जो बाकी पे है वही होंगे, ठीक है। फौना एक दो बता देता हूँ, लिख लो ऐसे, फ्लोरा लिखो, फ्लोरा करके डैश बस लिखवा रहा हूँ बेसिक। तो फ्लोरा अगेन अभी लिख लो, दो नाम लिख लो, ठीक है ना, लिख लो एबनी, एबनी तो वो रहेगा वहाँ से, कॉमा महोगनी, फिर लिख लो सैंडलवुड जो चंदन है, सैंडलवुड, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दो। हाँ फौना, फौना कुछ और नाम लिखवा देता हूँ स्पेसिफिकली, जो नॉर्थ ईस्ट के फौना है उसके नाम लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। फौना में लिखो बाइसन, बाइसन BISON, बाइसन, नीलगिरी ताहर TAHR, नीलगिरी ताहर स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, नीलगिरी ताहर, नीलगिरी ताहर, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, 2-3 एग्जांपल्स काफ़ी होंगे। तो सेमी एवरग्रीन को एक अलग से ट्री टाइप है और उसमें कुछ पढ़ना नहीं है, अगर आएगा तो लिखना उसी तरीके से, फॉर्मेट वही बनाना कि हार्डवुड ट्री होगा, सब कुछ सेम होगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होगा, बस वहाँ पर उसके अलग से कोई एक कैटेगरीज नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन, द डेसिडियस फॉरेस्ट, नेक्स्ट वन इज डेसिडियस फॉरेस्ट। अब देखते हैं हम लोग दूसरा डेसिडियस फॉरेस्ट है, ठीक है ना। डेसिडियस फॉरेस्ट जो है ये 2 तरीके से क्लासिफाइड है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज, नंबर 1 इज मॉइस्ट डेसिडियस, मॉइस्ट डेसिडियस, और सेकंड वन इज ड्राई डेसिडियस। ठीक है, उसके पहले देखते हैं थोड़ा सा डेसिडियस फॉरेस्ट या डेसिडियस स्पीसीज क्या होता है। तो फर्स्ट इज योर डेसिडियस स्पीसीज, कौन से होते हैं, विच शेड देयर लीव्स, विच शेड देयर लीव्स completely and has naked stand periodically in a particular season। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये वो ट्रीज होते हैं जो अपने पत्तों को गिराते हैं और कंप्लीटली गिरा देते हैं, कब, किसी एक सीजन पे, पीरियोडिकली, साल पे, हर साल लगातार क्या करेंगे, एक टाइम आएगा जिस टाइम पे वो अपने पूरे पत्तों को गिरा देंगे। क्लियर हो रहा है? एंड दे विल हैव द नेकेड स्टैंड। नेकेड स्टैंड हियर डिनोट्स दैट दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लीव्स। ठीक है ना, और ये लीव्स क्यों गिराते हैं, दे शेड देयर लीव्स मेनली, ये शेड करते हैं अपने लीव्स को मेनली टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन लॉस, टू अवॉइड द ट्रांसपिरेशन लॉस। तो ट्रांसपिरेशन लॉस को कम करने के लिए अपने ट्री को शेड करते हैं। मेनली टू अवॉइड द ट्रांसपिरेशन लॉस। ठीक है, तो वो होते हैं एक
डेसिडियस स्पीसीज। अब ये दो तरह के होते हैं एंड दे आर क्लासिफाइड एज मॉइस्ट एंड डेसिडियस ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर दे रिसीव। सनसाइन पे उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वाटर, तो मॉइस्ट डेसिडियस विल रिसीव द वाटर अराउंड 100 to 200 सेंटीमीटर। रेंज जो इस रीजन पे है उसको बोलते हैं हम मॉइस्ट डेसिडियस, और द रीजन विच हैव द वाटर इन द रेंज ऑफ 50 to 100 इज कॉल्ड एज ड्राई डेसिडियस। ठीक है, तो 50 to 100 इज ड्राई डेसिडियस रेनफॉल। सो क्लाइमेटिक कंडीशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन इज मोर और लेस हॉट एंड ह्यूमिड। यहाँ पर भी क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड, बट ह्यूमिडिटी क्या है, वेरीड है। सो हियर द ह्यूमिडिटी इज अराउंड 60 to 65% ह्यूमिड होगा, इवन उससे भी थोड़ा कम हो सकता है 55 to 65, एंड हियर द ह्यूमिडिटी विल बी अराउंड, यहाँ तो ह्यूमिडिटी और बहुत कम है, 45 to 55%। सो यहाँ पर ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, कम है। एंड दे हैव द टेम्परेचर रेंज। सो इसका टेम्परेचर कितना था, 35 to 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, एंड इट हैज़ अ टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 37 to 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो टेम्परेचर रेंज है वो कुछ ऐसा है। अब जो डेसिडियस फॉरेस्ट टाइप होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, किससे, एवरग्रीन से। कैसे अलग होगा उसको देखते हैं, ये क्लियर है। नाउ इफ यू लुक इनटू द डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस मॉइस्ट, एक पोर्शन पे ये देखते हैं और दूसरे में ड्राई देखते हैं। ठीक है, दिस वन विल बी अ मॉइस्ट डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस एंड मॉइस्ट डेसिडियस। ठीक है, अब ये दोनों ट्री टाइप को यहाँ पर हम लोग अच्छे से समझते हैं। सो फर्स्ट मॉइस्ट डेसिडियस की कंडीशन पे आते हैं। देखो मॉइस्ट डेसिडियस में क्या हो रहा है, नीचे का जो रीजन होगा, द ग्राउंड लेवल विल हैव ग्रासेस, स्मॉल साइज का यहाँ पर ग्रास होगा, अराउंड 1 मीटर टॉल, ज़्यादा नहीं, 1 मीटर भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 मीटर से भी छोटा होगा। वाटर लॉक्ड कंडीशन खत्म हो चुका है और यहाँ पे क्या आ गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड एरिया में क्या होगा, लैंड विल हैव स्मॉल साइज स्वीट ग्रास, ठीक है ना, यहाँ जो घास होंगे वो मीठे होंगे। ड्राई डेसिडियस जो होगा, यहाँ पर ग्रासेस जो होंगे वो थोड़े से बड़े साइज के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रासेस है वो क्या है, लार्ज साइज, लार्जर देन मॉइस्ट डेसिडियस, लार्जर देन द मॉइस्ट डेसिडियस ग्रासेस। यहाँ पे जो ग्रासेस हैं वो छोटे साइज़ के, वहाँ पर जो ग्रासेस है वो थोड़े बड़े साइज़ के। ठीक है, घास उग गया, पेड़ उगाते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ग्रास की जो साइज़ है वो थोड़े से डिफरेंट है। नाउ इफ यू लुक इनटू द ट्री, मॉइस्ट डेसिडियस पे अगर हम लोग देखते हैं ट्री पे, सो द ट्री ग्रोथ विल बी लाइक दिस।
जो ट्री का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है किससे, जो इसके पहले हम लोग देख रहे थे एवरग्रीन। ठीक है, तो ट्रीज कैसे हैं यहाँ पर, पहली बात ट्री का लोकेशन देखो, तो ट्री क्या हो रहे हैं थोड़े से यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीज मतलब वेजिटेशन देखेंगे तो ये स्पार्सली और स्कैटर्ड, थोड़े दूर दूर होंगे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं बट थोड़े थोड़े दूर होंगे, एकदम स्कैटर्ड भी नहीं होगा, ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बना दिया। ठीक है, दो चीज़ें बता रहा हूँ, एक होता है चरण, ये होता है चारण कवि किसका, राजाओं का, और एक होते हैं टीचर, दोनों का एक ही काम होता है बढ़ा चढ़ा के बताना, इसलिए मैंने दूर दूर कर दिया। चारण कवि बताता राजा के पास 50,000 घोड़े थे, तो 50,000 नहीं थे, राजा के पास केवल 50 घोड़े थे, पर लिखा कितना है 50,000। तो वैसे ही देखो स्पार्सली थोड़ा थोड़ा है लेकिन मैंने दूर दूर कर दिया, ये क्यों, ताकि समझ अच्छे से, वो जैसे वो लोग बताया हमारा राजा बहुत शक्तिशाली था नहीं उनका राजा शक्तिशाली, बस वही कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका कि ये थोड़े से स्कैटर्ड है, किससे, एवरग्रीन से, वो इससे ज़्यादा स्कैटर्ड होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, स्पार्सली और स्कैटर्ड होंगे ट्री। ठीक है, तो नीचे के रीजन में क्या है, द ग्राउंड हैज़ द ग्रासेस, मतलब वहाँ पर वाटर लॉगिंग नहीं है, छोटे छोटे घास होंगे पर वहाँ पर ट्री होगा। ठीक है, पर जो ट्री है, अब देखो पानी खूब था, सनलाइट खूब था, ट्री इतना बड़ा था, नीचे क्या था, पूरा पानी था। अब क्या हुआ, नीचे का पानी सूखा, छोटे छोटे घास आए, घास ने ले लिया ना पूरा एनर्जी, तो ट्री खाने पर कम पड़ गए। फिर इसके बाद क्या होगा, घास का साइज़ और बढ़ेगा, ट्री और छोटे। फिर इसके बाद क्या होगा, घास का साइज़ और बढ़ेगा, ट्री और छोटे। फिर बोलेंगे घास हम ही रहेंगे, ट्री गायब हो गए। उसके बाद फिर घास बोलेंगे कि हम ही पेड़ बन जाएंगे, इतने मोटे मोटे पत्ते लेकर उसी में पानी स्टोर करेंगे, डेजर्ट। कुछ नहीं, बस इतना ही, ऐसे से ऐसा, इधर से भी कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा डांस स्टेप बन जाएगा आपका। यही क्या है, यही एक फॉरेस्ट है, और ये इतना ही है फॉरेस्ट, और कुछ नहीं है। अगर फॉरेस्ट को इमेजिन करो यार कुछ नहीं हो रहा, यही तो इमेजिन करना है। ठीक है, दिस इज इंडियन फॉरेस्ट टाइप। कोई पूछेगा तो ऐसे कर देना सर ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे, इधर से भी ये लो, क्या बता, यही फॉरेस्ट है, इसी को समझना था आपको। अगर आप इसको समझ गए तो फॉरेस्ट आप जाएंगे, तो यही फॉरेस्ट टाइप है। तो ये क्या है, स्पार्सली और स्कैटर्ड है। उसको देखेंगे तो वो उसकी स्कैटरिंग जो होगी इससे भी अधिक होगी, है ना। तो दिस फॉरेस्ट टाइप, ये छोटे होंगे। अच्छा, इसका भूरा पत्ता ही बना दिया क्या, इतना सूख गया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े हरे भी बना देते हैं ना सर का। तो ये क्या है, ये और छोटे हैं, बेचारे को कोई इज्जत ही नहीं दे रहा हूँ मैं। घास से तो बड़ा रहे, घास से थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, लेकिन ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्या होगा, जो ट्री टाइप है वो कुछ अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसके स्कैटरिंग और ज़्यादा है। ठीक है ना, ठीक है, ये स्पार्सली स्कैटर्ड है, ये लार्जली स्कैटर्ड। ठीक है, पर हाँ एवरग्रीन से ये दोनों ज़्यादा बेहतर किस लिए हैं, क्योंकि दे हैव द ट्रू स्टैंड्स। ट्रू स्टैंड मतलब एक ही तरह स्पीसीज़ की बहुत सारे ट्री मिलेंगे। पर वहाँ जाओगे अगर अंदर किसमें, एवरग्रीन में, तो इधर कुछ उगा है, वहाँ दूसरा ट्री है, वहाँ तीसरा ट्री है। बट इसमें अगर देखोगे तो साल है तो पूरा साल दिख रहा होगा, टीक है तो पूरा टीक का फॉरेस्ट होगा। पर अगर वहीं पर हम किसमें जाएंगे, एवरग्रीन पे, तो वहाँ पर ट्री टाइप्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे होंगे। इसलिए जब लंबरिंग एक्टिविटीज़ की जाती है, जब लकड़ी को काटा जाता है, तो उसके लिए एवरग्रीन को नहीं चुना जाता, क्योंकि आदमी लंबरिंग करने जा रहा है, अब उसको बोलेंगे कि ये वाला पर्टिकुलर वुड आप ले आओ काट कर, तो एक ट्री काटा फिर दूसरा ट्री दूर में खाए। पर यहाँ पे क्या होता है, गए और एक साथ पूरा साल काट कर लिया है। तो ज़्यादा लंबरिंग प्रैक्टिस जो होता है वो किस पे किया जाता है, डेसिडियस पे। ठीक है, तो सेकेंड थिंग क्या है, ये आपका स्पार्सली स्कैटर्ड है, वो लार्जली स्कैटर्ड है। वहाँ पर ट्री के हाइट्स में बातें हैं। ठीक है ना, तो ट्री में पहले तो ये देखिए नॉट, ये दोनों ट्री के हाइट्स पे देखते हैं। ट्री का जो हाइट है, जो ट्री है, इस ट्री का जो हाइट होगा, इट वुड बी अराउंड ग्रेटर देन 50 बट इन द रेंज ऑफ 65 सेंटीमीटर। तो 50 से वो अधिक होगा, बट
ऐसा लिख दो, ग्रेटर देन 50 एंड टू 65। तो 50 से 65 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, 50 से 65 मीटर का ये होगा, ठीक है। और वो जो होगा वो इससे भी कम है। तो दिस ट्री विल हैव द हाइट ऑफ अराउंड 40 to 55 मीटर। इसके हाइट और कम होंगे, 40 से 55 मीटर का ट्री हाइट होगा, इसमें 50 से 65 मीटर का ट्री का हाइट होगा। क्लियर हो रहा है? ट्री हाइट इसकी सफिशिएंट है, तो दे विल हैव द हार्डवुड ट्री। ये ट्री जो होगा ये कैसा होगा? दिस वुड बी अ हार्डवुड ट्री। दिस आर हार्डवुड बट नॉट एज हार्ड एज एवरग्रीन, ठीक है। एंड यहां से ड्राई डेसिडियस से स्टार्ट होता है सॉफ्टवुड ट्री, सॉफ्टवुड ट्री। So they will have the hardwood tree and they have the softwood tree. क्लियर हो रहा है? द एग्जाम्पल इसका, तो यहाँ पर हार्डवुड जो है उसमें एग्जाम्पल में होगा कि आपका सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जिसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव स्पीसीज है वो है साल। देन सैंडलवुड, चंदन, साल, सैंडलवुड, मैंगो, आम का पेड़, ठीक है, क्या होगा? मैंगो। दे विल ऑल्सो हैव बनियन, बनियन ट्री, ठीक है। इट हैज आंवला, महुआ, महुआ। एंड देन द ड्राई डेसिडियस स्पीसीज विल हैव, साल के साथ इधर इसका रिप्रेजेंटेटिव है टीक। क्या है? टीक। द स्टेट फॉरेस्ट, द स्टेट ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, द स्टेट ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट ज़्यादा है, एमपी में ड्राई डेसिडियस ज़्यादा है, ठीक है। तो साल और वहाँ पे क्या है? टीक। सैंडलवुड, ऐसा लगेगा एंटोनिम सिनोनिम चल रहा है। सैंडलवुड का क्या होगा? रेड सैंडल, लाल चंदन बोलते हैं इसको, ठीक है। पुष्पा भाई इसकी तस्करी कर रहे थे, इसकी नहीं कर रहे थे, अभी आने वाला है। चंदन की लकड़ी का नहीं करते थे वो रेड सेंडर का करते थे, लाल चंदन इसको बोलते हैं, रेड सेंडर। उसकी ज़्यादा करके क्या होती है? स्मगलिंग होती है, इससे भी ज़्यादा उसकी स्मगलिंग होती है, ठीक है। इसकी तो स्मगलिंग ही नहीं कर पाओगे ना, दूध के नीचे डाल के जाओगे, खुशबूदार हो गया, निकाल इसमें से, ठीक है। रेड सेंडर उतनी खुशबू नहीं, इसके तो खुशबू पकड़ी जाएगी, ठीक है। श्रीवल्ली कर ही नहीं पाएगा, फिर वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। अभी तो नया वाला डांस का स्टेप आया है, उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ओके। तो एक क्या है? टीक है, एक है रेड सेंटर। रेड सेंटर के साथ यहाँ पर क्या दिखेगा? तेंदू, तेंदू। द रीजन विल हैव खैर, ठीक है, खैर। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्री टाइप मिलेंगे, टीक, रेड सेंटर, तेंदू, खैर, और यहाँ पर कुछ हार्डवुड ट्री होंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। ट्री के साथ साथ यहाँ पर ग्रासेस हैं, ग्रासेस के साथ साथ यहाँ पर क्या मिल रहे होंगे? क्योंकि ग्रास सिस्टम अच्छा है तो यहाँ पर ग्रास का डोमिनेंस होगा, ग्रास के साथ साथ यहाँ पर श्रब होंगे, हर्ब होगा जिसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हर्ब्स इन दिस रीजन इंक्लूड स्पर्शगंधा, स्पर्शगंधा, इट विल हैव वाइट मुसली, ठीक है। तो ये जो क्या है, ग्रासेस, श्रब, हर्ब, ये दोनों में मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे ना, बस दोनों में फ़र्क होगा। किस चीज़ के ऊपर? वैरायटी पे। दोनों की वैरायटी कैसे अलग होगी? जो इस पे होगा मॉइस्ट डेसिडियस पे, वो जो थोड़ा मीठा होगा, वो इडेबल होगा, और जो ड्राई में मिल रहा होगा वो कम इडेबल होगा, ठीक है। अभी ग्राउंड जाते थे आप लोग, कितने लोग गए ग्राउंड? सभी गए होंगे। घास खाए हो? हंस रहे हो यार, घास खाए हो? ग्राउंड नहीं गई है? अरे तो क्या ग्राउंड का क्या करने गए थे? ग्राउंड खेलने नहीं गई थी ये बढ़िया खेल रहा है, ऐसा ले लेके, है ना। ये चीयर अप करने जाती थी, खेलने जाते खुद, ये चीयर गर्ल बन के गई थी, इसीलिए खेलने जाते हैं। इतना टेंशन हो जाता है एक मैच पे, एक गेम खेलते होते टेंशन होने लगता है ना, यार कैसे होगा, गोल नहीं हो रहा है आज, फिर घास आया, बहुत घास का। तो अगर आप बारिश के दिन में गेम खेल रहे हो और घास खाओगे तो वो घास हल्का सा
मज़ा आएगा उसको करने में, वो हल्का सा मीठा रहेगा। पर वही अगर गर्मी के दिन में ग्राउंड जाओगे और घास खाओगे तो थूक दोगे उसको, क्यों? वो क्योंकि क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, सूख जाएगा और वो हार्ड हो जाता है, तो वो कोर्सर हो जाता है, तो वो क्या होता है, उसका टेस्ट बिटर हो जाता है। पर जब उसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है तो उसका टेस्ट क्या होता है, मीठा होता है। सिंपल सा एग्जाम्पल है चावल और गेहूँ। ज़्यादा क्या खाते हो? चावल खाने से क्या होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा मीठा है, गेहूँ जो है वो थोड़ा सा कम। बट बात ये कि गेहूँ को हम किस टेम्परेचर में कर रहे हैं, टेम्परेट में कराते हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा बहुत मिठास आ जाता है। पर अगर गेहूँ को हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगा दें, जैसे रागी, ये सब क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सूखे जगह में उगाते हैं, तो रागी का रोटी नहीं खाओगे। मैं हिम्मत किया था एक दिन बनाने का मैं बनाया, उसके बाद बोला एक दिन तो मैं खाया, ठीक है, पहले तो रोटी बना, तो लगा बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग हो कुछ, एकदम काला दिख रहा था वो, मेरा कोई बात नहीं, रंग का इसमें दिक्कत नहीं था कि काला दिखे, कोई इशू नहीं, रंग का यहाँ पर कोई इशू नहीं था, लेकिन जिसको खाने को उसका टेस्ट था, बोला बहुत बढ़िया। मैं विनोद सर को बोला कि मिलो आज, क्या हो गया, अरे रागी लाया बस्त है। मैं एकदम प्लॉट करके ले गया था राहुल से, मैं सब बताता हूँ, ठीक है। फिर मैं जो रोटी को ऐसा सीखा, बोले ये लो, वो आदमी एक खाया, उसके बाद कभी खाने नहीं आए नहीं सर नहीं, ये सब नहीं होगा मेरे से, कुछ भी नहीं खिलाना है। मैं बोला नहीं, यही तो स्वाद है, आप ही खाओ मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या बनाना है, चीला, वो रागी चीला उधर मिलता है, हाँ वो मिलेट कैफे में मिल रहा है, शक्कर डाल के। जब शक्कर ही डाल दी तो किस बात का मैं शुगर कंटेन किया, नहीं बात तो वही होगा, दूसरे चावल नहीं खा लो, उसमें कम शुगर है। देख रहे हो, आदमी रागी इसलिए खा रहा है कि उसका शुगर लेवल ना बढ़े, ये उसको बोले शुगर डाल के खाओ, मर क्यों नहीं जाते सर हाँ, ये तो वही वाली बात हो गई हाँ, देख रहे हो यार, ऐसे ही बातें कर रहे लोग, ऐसा सोचते हैं स्टूडेंट आपके बारे में। हाँ सोचने में स्वतंत्रता है, मैं नहीं अपनाऊंगा ठीक है, कोई कुछ भी सोचे, मैं नहीं अपनाऊंगा। ओके एनीवे, खैर सोचने दो, सोचने वाले को कुछ भी सोच सकता है, चलो ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो होते हैं इसमें जो ग्रासेस हैं, ग्रासेस आर मोर स्वीटर देन दैट पर्टिकुलर। तो यहाँ से जो स्पर्शगंधा, व्हाइट मुस्टी वगैरह जो आप देख रहे हो ना, वो यहाँ से ज़्यादा करके लिया जाता है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के, इसको आप ईट नहीं कर पाओगे, इसको खा ही नहीं पाओगे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट स्पीसीज छूट गया, हर्रा। हर्रा तो यही है ना सेक्शन में, ठीक है ना। सो दिस टू आर द इम्पॉर्टेंट ट्री टाइप्स। अब इन दोनों जगह पे कुछ चीज़ें डिफरेंट दिखेंगी, यहाँ पर घास बड़े बड़े हैं, यहाँ पर घास थोड़े से छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो छोटा छोटा घास भी है, पेड़ भी ठीक ठाक है, तो यहाँ घुसेगा कौन, हाथी। उसको दिख रहा है ना कि यहाँ पर काफ़ी सारा क्या है, वेजिटेशन है, और वो यहाँ पर आराम से जा सकता है। तो इस रीजन पे अगर देखोगे एनिमल टाइप में या फौना पे, तो यहाँ पर जो सबसे डोमिनेटेड होगा वो क्या होगा, एलिफेंट। एलिफेंट, इसके बाद बहुत सारे यहाँ पर हर्बीवोर एनिमल होंगे, हर्बीवोर्स, जैसे कि आपका डियर, डियर की कई वैरायटी हैं, चीतल, सांभर, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा चीतल, सांभर, एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ऐसे ही करना है, चीतल, सांभर, डियर। अब जब आपका नाम खत्म हो जाए फिर लिखना बिल्ली, खरगोश, वो हर जगह मिल जाते हैं। पहले तो आप स्पेसिफिक नाम पे जाओ, जब भूल जाओ एग्जाम पे फिर लिख देना माउस है तो वो तो मिलेगा हर जगह, ठीक है। रैबिट, कहीं भी मिल जाते हैं इन लोग, इनका कोई घर नहीं है, ठीक है। इनको कोई दौड़ाया तो पहुंच गए वहाँ, कछुआ से रेस लगाने लगा था एक दिन तो, ठीक है। चीतल और सांबर, तो मेन जो है डियर के यहाँ पर तो कुछ हर्बीवोर स्पीसीज ज़्यादा दिखेंगे, और एलिफेंट होगा। यहाँ पर कार्निवोर भी इसके पीछे तो आएंगे, तो कार्निवोर होंगे बट कम होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, जैसे कि वोल्फ, ठीक है। टू सम एक्सटेंट टाइगर आएगा इस रीजन पे, पर टाइगर का ये डोमिनेटेड एरिया नहीं है, बट टाइगर यू विल फाइंड हियर, ठीक है। यहाँ पर टाइगर होगा बट बहुत ज़्यादा नहीं। लेपर्ड वो भी होगा पर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। टाइगर, लेपर्ड, वोल्फ, एलिफेंट, हर्बीवोर एनिमल्स। सो दिस आर द मेन एनिमल टाइप्स ऑफ मॉइस्ट डेसिडियस, ठीक है। ड्राई डेसिडियस जो है, अगर इसको देखेंगे तो इसको एक और नाम से भी जानते हैं, द बिग गेम
रीजन, इसको बोलते हैं बिग गेम रीजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हंटिंग होती है, एनिमल्स एक दूसरे को हंट करते हैं जहाँ इंसान नहीं। ठीक है, अब घास बड़े बड़े हैं, अब उसमें छुप छुप के जा रहे हैं। कौन जाएगा छुप कर? जो टाइगर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? टाइगर होगा। ठीक है, जिराफ थोड़ा सा लंबा यहाँ तक खा रहा है बस। ठीक है, एक जिराफ को अगर आप किसमें भेज दोगे, एवरग्रीन में, बेचारा भूखा मर जाएगा, उतना लंबा बोले कि बहुत ऊपर है और नीचे पानी में फंसा दियो तो वो यहाँ जाता है, पेड़ के ऊपर से खाता है वो। जिराफ जो होता है यहाँ खड़े होके, इधर देखो जिराफ खड़ा है, उसको बनाता हूँ मैं। लमगोड़वा है। ठीक है, पढ़े हो साहब लमगोड़वा? अभी नहीं पढ़े हो छत्तीसगढ़? तो ये अब इसका पता नहीं ऐसा गला क्यों दिया भगवान, ये ऊपर से खा रहा है नीचे से नहीं खा रहा है, ये इतना बड़ा हो गया है। बतख लग रहा है? जिराफ है वो। नहीं मत मान ये ले, अब मानना पड़ेगा, अब तो मानना ही पड़ेगा। जिराफ, अब बता। अभी भी नहीं मानेगा? नहीं मानेगा? मैं तो मान लिया। कौन कौन मान रहा है? देखिए सब मान लिए, है वो जिराफ ही है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा? ये दिख रहा होगा। चलो एनीवे, इसमें आते हैं वापस। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एनिमल फॉनल टाइप क्या होगा? सबसे पहले तो इसको बोलते हैं बिग गेम रीजन, है ना। यहाँ पर अगर देखोगे प्रॉपर, तो यहाँ एक वो लगा लो बढ़िया सा, अपना चेयर लगा लो, इधर घास के बीचों बीच आप और वो बैठे हुए हैं एक पंक्ति में, है ना, आराम से। ये नवीन है। ये तो तेरा बाल देखना, साथ में देख किसको बैठाया है। छोटी है बहुत, इतनी छोटी सी है, फौज भी नहीं रही है, पूरा हरे कलर का बाल है उसका। ठीक है, ये दोनों बैठे हैं, इधर जिराफ है, इधर एक ऐसा पेड़ के ऊपर, ये देखो उसका डंगाल बढ़िया सा बना हुआ ये है ना। इधर वो देख ही नहीं रहे, यहाँ पर एक लेपर्ड बैठा हुआ है। हाँ, यहाँ पर क्या बैठा है? एक लेपर्ड बैठा हुआ है, देख ले। अब है जिराफ? हाँ, ठीक है, अभी बोल रहा है जिराफ है। ओके, सो ये क्या है कि यहाँ पर जो एनिमल टाइप्स मिलेंगे लिखो, इसमें लिखो फॉनल टाइप कौन कौन से हैं। लिखो टाइगर, द मोस्ट डोमिनेटेड इज टाइगर। तो मॉइस्ट डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस मीडिया में सबसे डोमिनेटेड ट्री टाइप, सॉरी आपका एनिमल टाइप हो गया है टाइगर। लेपर्ड, अब तो चीता भी आ गया, पहले तो नहीं था, चीता था लेकिन अभी भी मत लिखना उसको, मत लिखो चीता को, मत लिखो। टाइगर, लेपर्ड, हाँ इसके बाद और बताओ। जैकल जानते हो? जैकल, हाँ लिखो JACKAL। कोलिया, ठीक है, उसके अरे उसी को तो बोलते हैं। उसके बाद लिखो फॉक्स, इधर लोमड़ी घूम रहा होगा शेर का जूठा खाने के लिए। अरे देखते हो मूवी? अरे देखो कि नहीं, जंगल मोगली, ये मोगली जंगल है ये वाला, ये दोनों जंगल जो है वो मोगली के जंगल। मोगली जंगल में क्या क्या था? भालू देखे थे? हाँ लिखो बियर। अरे यार, इंडिया में जेब्रा कहाँ घूम रहा है? हाँ अब नहीं तो इंडिया में कहाँ घूम रहा है? वो तो अफ्रीका में है, इंडिया में जेब्रा कहाँ घुमा रहे हैं? हम लोग है ही नहीं जेब्रा इंडिया में। ठीक है, उसके बाद फिर लिख दो बाकी लोग का नाम। अरे बाकी लोग का लिख दो, ETC जो है, खरगोश, ये सब तो फिर बाकी ETC में आ जाते हैं। ठीक है, मेजर रखो। ओके, ट्री टाइप लिखे इसमें, ट्री हो गया फॉरेस्ट टाइप में। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है? फॉरेस्ट है। तो मेजर ट्री टाइप, मेजर एनिमल टाइप और किस किस रीजन। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस। मेरा जंगल इतना अच्छा दिख रहा है मेरे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस, दोनों का एक साथ बता दे रहा हूँ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस। ना इसके लिए थोड़ा सा इंडिया बड़ा बनाना पड़ेगा।
सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस, ठीक है, अलग अलग तरीके से बना लेते हैं इसको। ठीक है, पहली बात तो याद रखो कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है, ठीक है, तो आउट ऑफ ऑल द फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया दिस मॉइस्ट डेसिडियस कवर 35% ऑफ, इट इज़ अ 35% ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। सबसे अधिक कौन सा फॉरेस्ट इंडिया में? मॉइस्ट डेसिडियस। और उसका सेकेंड नंबर में क्या आता है? ड्राई डेसिडियस। सबसे डोमिनेटेड फॉरेस्ट टाइप इज मॉइस्ट डेसिडियस, द मोस्ट डोमिनेटेड फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर दिखेगा पहले उसको देख लेते हैं अच्छे से, है ना। सो द मॉइस्ट डेसिडियस यू विल फाइंड बिट हियर, इसके बाद जितने रीजन पे मिलेगा, बट हियर ऑल्सो इन द शिवालिक्स, few in the region of West Bengal, Sikkim, mid portion of Assam. So these are the region where we will find the moist deciduous completely. तो moist deciduous क्या दिख रहा होगा? मेजरली सेंट्रल इंडिया, इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। पैचेस में मिलेगा कहाँ पर? फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, एंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सो ये पूरा रीजन होगा किसका? मॉइस्ट डेसिडियस का। छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, and in patches in the northeastern state and foothills of Shivalik. Foothills of Shivalik, northeastern state, then Chhattisgarh, MP, Jharkhand, Odisha, West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu. ठीक है, then we have the dry deciduous forest. So the region of dry deciduous, ये अभी क्यों फोन कर रहा है?
सो दिस इज द रीजन ऑफ ड्राई डेसिडियस। तो मेनली ड्राई डेसिडियस इस रीजन पे दिखता है। सो द एरिया ऑफ ड्राई डेसिडियस इंक्लूड, फर्स्ट इज सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया में अगेन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, क्लियर इतना? सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ moist and the dry deciduous forest। हो जाएगा? So we have covered evergreen, semi evergreen, moist and dry deciduous। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इन इंडिया हो गया। और फिर बाकी रीजन देखो फॉरेस्ट नहीं ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा बहुत। अब क्या होगा, पूरा ग्रासलैंड रीजन है, इधर दे आर द ग्रासलैंड रीजन, थॉर्न फॉरेस्ट, बिट ऑफ थॉर्न फॉरेस्ट, ग्रासलैंड रीजन, एंड देन वी हैव द डेजर्ट्स। ओके, चलो सुनाओ, कल करेंगे इसके आगे का, इसको लिख लेना पैराग्राफ फॉर्मेट में, कल लिख के दिखाना मेरे को सभी। इसी के नीचे एक पैराग्राफ कल सब लिख के आओगे, क्लास में आते ही पहले देखूंगा मैं, जैसा आपका किसको लिखवाया है, एवरग्रीन का लिखवाया, वैसे इसके ऊपर अब एक पैराग्राफ लिख कर लाओगे। ओके, चलिए।